नमस्ते, मैं कृष्णा। जैसे कि आप जानते हो, वीएनएम फाउंडेशन का प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो अभी गांव-गांव पहुंच रहा है, जहां पे पादरा में 15 आंगनवाड़ी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आज हम आए हैं आंगनवाड़ी सांडा 4 में, जहां हम बातचीत करेंगे महिलाओं से, उनके जीवन में खाने का कितना महत्व है। तो आइए हम सेशन शुरू करते हैं। શું ઉમેરવાનું ભોજનમાં? માતા, તમે લોકો બોલો બાળકોને. એને કઠોળ વધારે ખાવાનું કહ્યું તું હે ને? હા બરાબર છે. છાશ, दूध दही छाश कठोळ. પછી બીજા સત્રમાં આપણે કિશોર અવસ્થામાં કેવા માસિક સ્ત્રાવને લઈને પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે, કેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એ વિશે વાત કરી હતી હે ને? તો કેવી સમસ્યાઓ થાય છે? હા બોલો બોલો. હા હા બરાબર છે. થાઇરોઇડ, માસિક દરમિયાન પેટમાં દુખાવો થાય, હા પિમ્પલ્સ આવા, એ બધા લક્ષણો છે. બરાબર છે. પીસીઓએસ યાદ આવ્યું? પીસીઓએસ હે ને? PCOS. પોલિસિસ્ટિક ઓવેરિયન સિન્ડ્રોમ. એમાં શું થાય? ઈંડાશય ઉપર શું થાય? સોજો આવે, ઈંડાશયની સાઈઝ મોટી થઈ જાય હે ને? ચિત્ર જોયું તું આપણે. થાઇરોઇડ કેટલા પ્રકારના જોયા હતા આપણે? હા, કયા કયા? જાડા, હા જાડો અને પાતળો, સૂકો. સૂકો. બરાબર છે. અહીંયા શું હોય મેડમે બતાવ્યું હશે ને, કીધું હશે હે ને? અહીંયા કશું હોય છે અવયવ. કેવું દેખાય છે અવયવ? બટરફ્લાય, પતંગિયા જેવું હે ને? બરાબર, યાદ આવી ગયું બધાને? પાક્કું? તો વધવું છે આગળ. હવે આજે શું કરવું છે એના માટે આપણે શરૂ કરીએ સત્ર. સારું, તમે મને જણાવો હવે કે આપણા જીવનમાં ખાવાનું મહત્વ છે કે નહીં? શું સારું ખાવું? કઠોળ, પછી હા. તો આજનું જે સત્ર છે ને, એ આપણા જીવનમાં જમવાનું કેટલું મહત્વ છે, ખાવું કેટલું મહત્વ છે ને, એનું આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. आपका स्वागत है अल्पा मैडम। तो जैसे हमने अभी बात करी कि महिला का पूरा जीवन ही काफ़ी बदलावों से घिरा होता है, तो हम शुरू करते हैं किशोर अवस्था से ही। प्यूबर्टी जिसे हम कहते हैं, किशोर अवस्था में जाना, इस समय पीरियड्स का शुरू होना। तो इस समय में आहार का क्या खास महत्व है और आगे चल के वो कितना उसको मदद रूप होगा? ऐसे देखा जाए ना तो नेत्रा, तो आहार ही हमारा मेन बेस है। जो बचपन से हम खाते हैं, हमारा शरीर उसी हिसाब से बड़ा होता है, अंदर से ताकतवर। वो हमने जो पहले खाया उसी के हिसाब से वो बनता है। इसीलिए आहार का बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वस्थ रहने में टिल दी एंड। तो जैसे हमने बोला कि किशोर अवस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दे आर द सेम, उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। पर जब एक बार एडोलेसेंट फेज आता है, किशोर अवस्था आती है उनकी, तो लड़कियों में चेंजेस भी होते हैं, लड़कों में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। पर सबसे बड़ा बदलाव जो लड़कियों में आता है वो मासिक धर्म का शुरू होना। उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती है जो लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा चाहिए। पर सबसे पहले लड़कों और लड़कियों को ये पीरियड में क्या ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों की हाइट बढ़ रही है, दोनों के मसल्स बढ़ रहे हैं, तो इतने सारे चेंजेस एक साथ उनके बॉडी में हो रहे हैं। तो वो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए आहार अच्छा होना चाहिए, जिससे दिमाग भी तंदुरुस्त रहे, बॉडी भी हेल्दी रहे और ताकत मिले उनको। इसलिए इस टाइम में जो दोनों को बहुत ज़रूरी है वो है प्रोटीन। ये एज में जब बच्चे से वो बड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी रोटी में, होल व्हीट में मिलता है, प्लस चावल वगैरह जो हम खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है। पर उससे भी ज़्यादा अभी क्या ज़रूरी होता है फॉर मसल मास? प्रोटीन चाहिए। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये टाइम में हर बच्चा एटलीस्ट 1 या 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी
कठोर खाए, जिसमें चना आता है, मूंग आता है, मठ आता है, चिकपीस आता है, जो काबुली चना, देसी चना, राजमा, मसूर, सब कुछ आता है। तो दिन में एटलीस्ट 1-2 कटोरी दाल, 1 कटोरी ये, और हमारे जो चावल और गेहूं का होता है, और हमारे मिलेट्स है। मिलेट्स आजकल इवन मोदी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, सो वो सबसे अलग क्यों है, वो गेहूं से भी ज़्यादा क्यों फायदेमंद है? क्योंकि मिलेट्स में, जहाँ मिलेट्स मतलब हमारा बाजरा आता है, रागी आता है, ज्वार आता है, मकाई आता है, तो ये सब हमारे तो दादा परदादा सब रूटीनली खाते थे। वो आजकल हम लोगों ने उसको पीछे छोड़ दिया है थोड़ा, तो वो वापस हमें लाना है हमारे आहार में। एक टाइम आप गेहूं खाओ, एक टाइम आप मिलेट्स खाओ, क्योंकि मिलेट्स से फाइबर ज़्यादा मिलता है, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, आयरन कंटेंट भी ज़्यादा है, और पचने में भी हल्का है। गेहूं भी ये सब फायदे हैं, पर गेहूं का थोड़ा ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो हम बोलते हैं, शरीर में जाके तुरंत ही वो शुगर को स्पाइक करता है, उसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है। इसलिए आजकल हम इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि गेहूं थोड़ा सा कम करके ये सारे मिलेट्स पर आप ज़्यादा जोर दें। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों। इसमें सभी मौसमी सब्जियां, फल, अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ आदि, दूध, दही, साबुत दालें और तेल, घी, तिलहन शामिल होते हैं। जो लोग मांसाहार लेते हैं वे अंडे, मछली और अन्य मांस को भी शामिल कर सकते हैं। हमारी रोजाना की भारतीय थाली, जिसमें दाल, चावल, सब्जियां और रोटी होती है, अपने आप में एक बेहतरीन और संपूर्ण भोजन है। अगर इसमें दही, छाछ, सलाद और कुछ फल भी शामिल कर लिए जाएं, तो यह और भी पौष्टिक बन जाती है। किशोरावस्था में सही आहार के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे कसरत करने से हिचकिचाते हैं, तो उन्हें खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी शारीरिक कसरत खेल खेल में पूरी हो सके। मैं ऐसा बोलूंगी कि जो भी मॉल में, बाजार में, पड़ीके में मिलता है वो मत लो। पड़ीका खुला मतलब आप फूले, सिंपल। सो पड़ीके वाली कोई चीज़ नहीं खानी है, चाहे वो वेफर हो, चवाना हो, बिस्किट हो, कुछ भी हो। क्योंकि सिंपल, आप ज़रा सोचो, आपने घर में चवाना बनाया आपकी मम्मी ने, और आपने बाजार में से चवाना लिया। वो चवाना 1 साल तक अच्छा रहता है, आपकी मम्मी का क्यों 1-2 महीने में खराब हो जाता है? तो वो सब में प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो वेफर हो, ये हो, बिस्किट्स हो, या रेडी टू मेक मैगी हो, पास्ता हो, सब में प्रिजर्वेटिव है। 1, 2, पामोलिव ऑयल का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। जो पामोलिव ऑयल इज़ वेरी हार्मफुल सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए। पामोलिव ऑयल की एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आपके बॉडी को बहुत नुकसान करता है। वो लिमिट मेंटेन होती नहीं है। आपने 2-4 पड़ीके वाले खा लिए, पर आपको पता ही नहीं कि कितना पामोलिव ऑयल आपके अंदर गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मोटापा पड़ता है। आप जब बढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी में फैट तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉपर फैट डिपोजिशन होना चाहिए, और होता है। जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट में फैट डिपोजिशन होता है, हिप्स पे होता है। अब अगर आपने अनाप शनाप खा लिया, तो ये फैट डिपोजिशन गलत तरीके से होगा, पेट पे ज़्यादा बढ़ेगा, बटक्स हैवी हो जाएंगे। सो हमें ध्यान रखना है हम क्या खा रहे हैं। हो सके उतना केवल घर का खाना खाए, और साथ में एक्सरसाइज, व्यायाम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्यायाम इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, नहीं तो जो आप बेडौल हो जाते हो वो बिकॉज आप घर में बैठे बैठे टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो और खा कर रहे हो, तो वो ऐसा ही होगा फिर। और मैं जानना चाहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान क्योंकि ये हमारे भारत में काफ़ी कॉमन है कि अभी तो आप 1 नहीं हो, अभी आप 2 हो, तो ज़्यादा खाओ। तो ये ज़्यादा खाना से ज़्यादा महत्व है कि हम क्या खा रहे हैं। हाँ। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गर्भावस्था एक बहुत खुशी का माहौल होता है घर में। अगर हम देखें तो, और हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली यूजुअली अभी तो कम हो गई है, पर एटलीस्ट सास ससुर साथ में होते हैं। तो
हमने जो देखा है कि सास का अटेंशन पूरा बहू पे आ जाता है, जो आना चाहिए, अच्छी बात है। हस्बैंड भी ज़्यादा केयर करने लगता है, पर इसमें थोड़ा सा कभी क्या हो जाता है कि अभी तो तुम 2 हो, जैसे बोला ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ, सास भी बोलेगी दूध पियो 2 ग्लास, ये करो वो करो। मतलब हमारे यहाँ जब आते हैं तो बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि फ्रूट सब लाके रखा है, सब बिगड़ जाता है, खाती नहीं है, ये होता है, खाती नहीं है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में कई बार उनका प्रेम है जो वो दिखाते हैं, पर जो गर्भवती स्त्री है उसको भी थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि खाने की इच्छा नहीं होना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, पूरा दिन उल्टी जैसा होना, मुंह का कड़वापन, कई बार इस तरह लगता है कि वो सालों से बीमार हो, इस तरह का भी फीलिंग आता है। सो वो सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स में, पहले 3-4 महीनों में जब ऐसी हालत है तो हमें थोड़ा चाहिए कि हम उनको फोर्स ना करें कि भाई ये खाओ, खाना ही है, हेल्दी है। पहले 3-4 महीनों में मैं नॉर्मली ये कहती हूँ ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, खाना चाहिए, पर अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो खाए। चाहे वो दूध ले या न ले इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूध नहीं अच्छा लगता न ले, उसके बदले दही छाछ अच्छा लगता है वो ले। सब्जी इम्पॉर्टेंट है, पर अगर नहीं ले सकती कोई बात नहीं। कई बार फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको पूरा पका हुआ नहीं अच्छा लगता, तो कच्चा पक्का छौंक के आप खाओ तो टिकना चाहिए। टिकेगा तो आगे बढ़ेगा, कुछ भी नहीं टिकेगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो जो भी उसकी इच्छा हो रही है, ऑब्वियसली जंक नहीं, पर जो भी उसकी इच्छा हो रही है वो उसको खाना चाहिए। प्लस थोड़े थोड़े टाइम पे खाना चाहिए। जैसे नॉर्मली सबका रूटीन होता है कि हम सुबह में खाया, दोपहर में लंच लिया और रात को खाया, पर प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिन में 5-6 बार खाना चाहिए। 2-2 घंटे पे थोड़ा 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 खाते रहो। पेट भर के भी मत खाओ और पेट को खाली भी नहीं होने देना है। आपने सुबह में कुछ खाया, 2 घंटे के बाद और कुछ खाया, और क्या खाया वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो आपने एक एप्पल खा लिया 10-11 बजे की भूख में, फिर वापस 1-1:30 बजे आपने लंच ले लिया, 3:30-4 बजे वापस आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए या फिर शिंग चना गुड़ ले लिया, चिक्की ले ली, कुछ और खा लिया, फिर डिनर लिया। सोते के पहले अगर दूध ले सको तो अच्छा है। तो डिवाइड योर मील्स, जो भी है। अगर आपको 3 रोटी की भूख है पर वॉमिटिंग का बहुत प्रॉब्लम है तो 2 रोटी खाओ, 1 घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा 1 रोटी खा लो, वो भी आप कर सकते हो। सो बच्चे के जैसे थोड़ा इंटरवल्स पे अगर आप खाओगे तो प्रॉब्लम्स कम होगी, पर खाना तो ज़रूर है। अब बच्चा कहाँ से अपना सब बनाएगा? बच्चा अपना खून, अपनी हड्डी, अपनी मांसपेशी सब कहाँ से बनाएगा? भगवान ऊपर से तो देने नहीं वाले। वो अपने माँ के शरीर में से ही सब कुछ लेगा। जो इंग्लिश में हम बोलते हैं बेबीज आर ऑल, फीटस आर ऑल पैरासाइट्स। तो वो बाहर से ही अपना सब कुछ खींचने वाले हैं। माँ के खून में से अपना खून बनाएगा, माँ की हड्डी में से अपनी बनेगी, मसल्स में से अपना बनेगा। सो कम किसका हुआ? माँ का हुआ। अगर आपको कंपेयर करना हो तो जैसे हमारे घर में कोठी होती है ना, कोठी और गेहूँ चोखा नहीं, नीचे अगर आपने नल रख दिया और खोल दिया तो 9 महीने में सब ड्र करके निकल जाएगा। कम किसका हुआ? माँ का हुआ। चाहे माँ अंदर खा रही है या नहीं खा रही है, बच्चा तो ले ही रहा है। सो नॉर्मली हम कैसे देखते हैं कि मदर का हीमोग्लोबिन 2-3 वाले भी आते हैं, पर बच्चा तंदुरुस्त होता है काफ़ी टाइम तक। वो एंड में ही फिर वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए माँ का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए माँ को ज़रूर है कि उस टाइम में थोड़ा अपना कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ाए, जैसे रोटी बढ़ाए, थोड़ा सा चावल बढ़ाए, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, सब कुछ की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और उसके साथ कैल्शियम रिच फूड है, आयरन जो मैंने पहले भी बोला जहाँ से मिलता है, वो सारी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो माँ, देखो डिलीवरी के बाद माँ जितनी पहले स्ट्रॉन्ग थी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो तभी होगा अगर 9 महीनों के दरमियान माँ ने अच्छा इनपुट लिया है, अच्छा हेल्दी खाना खाया है, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो डिलीवरी के बाद माँ
बच्चा तो दे देगी पर वो एकदम वीक हो जाएगी। उसके साथ इवन प्रेगनेंसी में भी व्यायाम जरूरी है। अगर हम देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे माँ, मेरी ही मदर ले लो, नानी ले लो, दादी ले लो, सब कितना काम करते थे। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लोग नदी में जाते थे कपड़े धोने के लिए, कुएं में से करते थे। उस टाइम तो घर में ही सब आटा वगैरह करते थे। तो दिस इज ऑल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से कभी कोई मरा नहीं है। तो प्रेगनेंसी भी कोई रोग नहीं है। जो आजकल कई लोग बोलते मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, जॉब छोड़ देंगे, घर में बैठ जाएंगे, पूरा दिन मोबाइल टीवी, फिर उसमें रोग घुस जाते हैं आपके अंदर। तो आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है और खाना है। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने बोला कि भाई प्रॉब्लम है, बच्चा नीचे है या फिर प्लेसेंटा जो मेली का भाग है वो नीचे है या कोई और प्रॉब्लम है, आपको रेस्ट करना है तो ज़रूर करना है। प्रेगनेंसी में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, चाहे वो पानी हो। कई लोगों को मुंह का टेस्ट बहुत खराब रहता है, तो मैं उनको ऐसा बोलती हूँ कि आप जग भर के छाछ बना के रखो, दिन में 4-5 ग्लास पानी डाल के वो पतली छाछ पानी के बदले पियो। 1-2 ग्लास आप लेमन जूस ले सकते हो, बाकी 2-3 ग्लास आप पानी के ले लो, तो हो गया आपका 8-10 ग्लास पानी दिन का। प्लस फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ककड़ी है, कैबेज है, वो सब खाते रहो। सारे और फ्रूट्स जो होते हैं, पपाया इज अ वेरी हेल्दी फ्रूट, राइप पपाया। जो पपाया पका हुआ होता है वो कोई नुकसान नहीं देता। प्रेगनेंसी के टाइम भी खाना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा, एबॉर्शन नहीं होगा, प्रीटर्म नहीं होगा। पर जो अनराइप, जो कच्चा पपैया होता है, उसको हम बोलते हैं वो मत खाओ। सो ये सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना है अपने डाइट में, तो 9 महीने आराम से निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैडम ने कहा, बहुत सारी गैर मान्यताएं खाने को लेकर थी जो मैडम ने दूर करी। हमको नींबू पानी भी अच्छे से लेना है, नींबू ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, पपैया खा सकते हैं। हाँ, कच्चा पपैया नहीं खाना चाहिए ऐसा मैम कह रहे हैं, पर पक्का पपीता खाने में बिल्कुल कोई भी परहेज ही नहीं रखते, खा सकते हैं, और आम भी खा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस फेज से। थोड़ी सी ही बात करेंगे मैम हम डिलीवरी के बाद की, क्योंकि उस समय पे भी डाइट काफ़ी चेंज हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स ही हो जाता है। और डिलीवरी के तुरंत बाद अगर देखने जाए तो हमने बहुत सारी जगह पे ये सुना है कि 24 आवर्स तक हमको चावल नहीं खाने देते हैं, और बहुत सी दूसरी भी गैर मान्यता है। तो डिलीवरी के बाद का बेस्ट डाइट हम किसे कहेंगे? स्तनपान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। बच्चे को, जैसे जब अंदर था बच्चा, मदर के ब्लड में से सब न्यूट्रिशन लेता था, अभी बच्चा मदर के दूध में से न्यूट्रिशन लेगा। जो भी स्तनपान में दूध आएगा उससे सब न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा। उसके अलावा हम बच्चे को कुछ भी नहीं देते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क निकले वो अच्छी क्वांटिटी में निकले एंड प्रॉपर निकले। उसके लिए मदर का डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें नेत्रा, जैसे हमारे हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती है जो डिलीवरी के बाद खिलाते हैं जो मदर है उसको। जैसे गुजरात में गोंद, तो आई थिंक इट इज अ कॉमन थिंग जो एवरी स्टेट में हर जगह में देते हैं। गोंद इन अलग अलग फॉर्म में। हाँ। गोंद आप लड्डू में भी दे सकते हो, खीर में भी डाल के दे सकते हो। फिर वो जो गंठोड़ा होता है, पिपरामुड़ जो होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। सुआ की सब्जी देते हैं। सुआ इवन मुखवास में देते हैं, गैलेक्टोगोग। तो सुआ है और गोंद है, वो सब ब्रेस्ट मिल्क को भी अच्छा बनाता है। गोंद से हमारे जॉइंट्स जो इतने डिलीवरी के टाइम सब खींच गए थे, उसको भी हेल्प करता है। इस टाइम में घी जो वापस आता है, अगेन घी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम लोग बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, पर जो मदर होती है, न्यू मदर, उसको घी की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क अगेन इज हार्मोन रिलेटेड। तो जहाँ हार्मोन्स आता है, हेल्दी फैट आता ही है, तो घी भी ज्यादा उसको लेना चाहिए। सो ये सब चीजें हैं। प्लस रूटीन हमारा जो है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो तो आ ही जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ये हींग नहीं खा सकते एटसेट्रा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हींग भी अच्छी है, वापस डाइजेशन में ही हेल्प करेगा हींग उसको। सो ऑल दिस इज गुड और लेना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन हुआ है इसलिए नींबू नहीं, टमाटर नहीं।
ये सब भी गलत है। नींबू टमाटर सब ले सकते हैं, दही छाछ सब ले सकते हैं और लेना है। ऑपरेशन को ये सब खट्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन में कभी उसकी वजह से टाके नहीं पकेंगे, इनफैक्ट विटामिन सी जाएगा, हेल्थ ही बनेगी मदर की। तो ये सब चीज़ों को इंक्लूड डाइट में करना ही है। गर्भावस्था में संतुलित और पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। गर्भवती महिला को सामान्य दिनों से ज्यादा भोजन करना चाहिए। इस भोजन में मौसमी सब्जियां, फल, अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का और जौ शामिल होने चाहिए। साथ ही दूध, दही और साबुत दालें भी जरूरी हैं। जो लोग मांसाहार लेते हैं वे अंडे, मछली और अन्य मांस भी ले सकते हैं। इसके अलावा तेल, घी और तिलहन का भी विशेष महत्व है। कच्चे पपीते को छोड़कर आप लगभग सभी फल और खाना खा सकती हैं। इस दौरान किसी भी तरह के अंधविश्वास या गलत धारणाओं से दूर रहें। इस समय सही मात्रा में पानी पीना भी बेहद जरूरी है। ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और भ्रूण तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही ये पाचन को भी बेहतर बनाता है। गर्भावस्था में कैल्शियम का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर माँ को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है तो बच्चा माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है, जिससे माँ की हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं। इसीलिए अपनी डाइट में दूध, पनीर और हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। बच्चे के जन्म के बाद रोजाना सामान्य भोजन के साथ हमारी परंपरा के अनुसार गोंद, गुड़, सौंफ और घी दूध जैसी चीजें लेना बहुत फायदेमंद होता है। ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। डिलीवरी के बाद नई माँ के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करता है और स्तनपान के लिए दूध के उत्पादन को भी बढ़ाता है। नई माँ को डॉक्टर की सलाह से हल्की फुल्की कसरत करना भी बहुत जरूरी है। यह उन्हें जल्द से जल्द पहले जैसा चुस्त और तंदुरुस्त होने में मदद करता है। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और महिला के जीवन की संध्या पे पहुंचते हैं, यानी कि मेनोपॉज पे। तो इस पे आप क्या कहेंगी कि जब मेनोपॉज में महिला होती है तो उसके लिए बेस्ट डाइट क्या होगी? हाँ, अब मेनोपॉज मतलब क्या? मेनोपॉज में जब औरत के जो ओवरीज है, अंडपिंड है, वो काम करने बंद हो जाए, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मासिक स्राव बंद हो जाता है, वो तो एक सिम्टम है, पर बेसिक मेनोपॉज क्यों है? बिकॉज हमारी ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया। अब अंडपिंड का काम क्या है? ईस्ट्रोजन देना, हार्मोन देना। अब पूरी जिंदगी 30-35 साल तक हमको उसकी आदत थी। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता था। एकदम से अब वो निकलना बंद हो गया, इसलिए उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि वो चेंजेस केवल दवाई से नहीं, हम अपनी लाइफस्टाइल से और कुछ हमारे डाइट से भी हम वो चेंजेस को काउंटर कर सकते हैं। जैसे डाइट में भी कुछ नेचुरल ईस्ट्रोजन्स आते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं। वो अगर हम हमारे डाइट में डेली इंक्लूड करेंगे तो थोड़े बहुत सिम्टम्स हमारे काफ़ी रिलीव हो जाएंगे। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज अगेन सोया। जो सोया इज नोन फॉर इट्स प्रोटीन। सोया जो होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, पर उसके साथ फाइटोएस्ट्रोजेंस भी उसमें है। तो सोया इन एनी फॉर्म, चाहे आप उसका जो पनीर बनता है, टोफू बोलते हैं, वो आप यूज करो। सोया का फ्लावर आता है, आटा आता है, उसको आप गेहूं के साथ मिक्स करके लो। सोया बड़ी आती है, वो भी आप सब्जी बना के खाओ। तो नेचुरली आपको थोड़े फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलेंगे, जिससे जो मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, दिमाग से लेके पैर तक सब कुछ हो सकता है। आपको जल्दी गुस्सा आ जाना, रोना आ जाना बिना कारण के, इरिटेबल हो जाना छोटी बात पे, एसी में आप बैठे हो तो भी एकदम से पसीना पसीना हो जाना, या फिर आईज में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। उसी तरह नीचे आपका हार्ट भी वीक हो सकता है, आपकी हड्डियां वीक हो सकती है,
आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन जैसा आपको फील हो सकता है, आपका जो योनि का मार्ग है वहाँ पे भी हमेशा आपको लगेगा जैसे खुजली हो रही है या जलन हो रही है। ये सारी चीज़ें मेनोपॉज के सिम्टम्स है। पर अगर हमने नेचुरली हमारे डाइट में इसको इंक्लूड किया तो वो थोड़ा सा तो कम हमें होगा। इसके साथ और एक चीज़ जो आजकल बहुत हम लोग हमारे डाइट में लेते हैं वो है अरसी, फ्लैक्स सीड्स। वो भी मुखवास के तौर पे भी आप ले सकते हो, एक आदत डाल सकते हो, तो उससे भी फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलते हैं जो हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए अच्छा है। ये सब के साथ इवन मेनोपॉज में भी हमें एक कैल्शियम रिच डाइट तो लेना ही है, पर कैल्शियम रिच डाइट से काम नहीं चलेगा, केवल उससे काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज के बिना हमारे बोन्स कैल्शियम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। रजोनिवृत्ति के समय शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। हमारी रोजाना की भारतीय थाली, जिसमें दाल, चावल, सब्जियां और रोटी होती है, इस समय भी सबसे बढ़िया और पूरा खाना है, क्योंकि इस दौरान हमारी उम्र बढ़ती है और हार्मोन भी ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए शरीर को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। अपने रोज के खाने में दही, छाछ और सलाद के साथ सोयाबीन को जरूर शामिल करें। आप सोयाबीन की सब्जी बना सकती हैं, इसे आटे में मिलाकर रोटी बना सकती हैं, सोया बड़ी खा सकती हैं, या फिर सोयाबीन से बनने वाला पनीर यानी टोफू भी ले सकती हैं। संतुलित आहार के साथ साथ हल्की फुल्की कसरत भी बहुत जरूरी है। मेनोपॉज के दौरान अक्सर जोड़ों में दर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में योगाभ्यास करने से मन शांत रहता है और शारीरिक कसरत करने से जोड़ों के दर्द और मूड स्विंग्स में काफी राहत मिलती है। वैसे देखने जाए तो पोषण बहुत महंगी चीज़ नहीं है या हाई फाई चीज़ नहीं है, बस घर का खाना है। और हर उम्र में, जैसे मैडम ने कहा, कैल्शियम का काफ़ी महत्व है। वो किशोरावस्था हो, गर्भावस्था हो, गर्भावस्था के बाद यानी कि डिलीवरी हो जाने के बाद वाला समय हो, या मेनोपॉज वाला समय हो, इन चारों जीवन के पड़ाव पे हमको कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। दूध, दही, छाछ, दूध और उसकी बनावटें, अगर आम भाषा में कहें तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और तुम अकेली नहीं हो का हिस्सा बने रहिए और ऐसी जानकारी लेते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। આજે જે તમે કાર્યક્રમ કર્યો, આ કાર્યક્રમમાં અમને એવું લાગ્યું કે જે સગર્ભવતી માતા છે એને એટલો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે મારું બાળક આવવાનું છે તો મારા બાળકમાં સ્વસ્થ અને વ્યવસ્થિત બાળક આવે એ માટે મારે સારો અને ખોરાક ખાવો જોઈએ। જેમ કે લીલા શાકભાજી, કઠોળ, દાળ, ભાત, શાક, રોટલી, બાજરીનો રોટલો, મકાઈનો રોટલો, જુવારનો રોટલો, એવી કોઈ બી વસ્તુ પણ સારી ખાવી જોઈએ, એટલે એ માટે મારું બાળક સારું આવે। અને તમે પોતાની માટે શું શીખ્યા? તમે મેનોપોઝમાં છો ને, હવે માસિક જવાનું કે જતું રહ્યું? જતું રહ્યું। જતું રહ્યું? તો હવે તમે પોતાની કાળજી કઈ રીતે રાખશો? આ એ પોતાની મારી કાળજી એવી રીતે રાખું કે મારું શરીર કાયમને માટે સારું ને સ્વસ્થ રહે એવી મારે કાળજી લેવી જોઈએ। મારું નામ ગોહિલ સોનલબેન ભેલાલભાઈ છે। હું 4.5 આંગણવાડીની કાર્યકરમાં ફરજ બજાવું છું। મને જ્યારથી આ મેડમ આવે છે બતાવવા માટે પ્રોગ્રામ, એ પ્રોગ્રામમાં બધી બહેનો મારી ભાગ લે છે અને જ્યારે બી હું બોલાવું છું ત્યારે એમને આનંદપૂર્વક અહીંયા હાજર રહે છે અને મેડમ બતાવે છે ટીવીમાં અને પછી સમજાવે છે સારી રીતે। તો પછી એ માસિક ધર્મમાં કેવી રીતે સ્વસ્થતા રાખવી, સગર્ભા વિશે સમજાવે છે, પછી ડિલિવરી પછી શું કરવું જોઈએ, આપણે આપણા માટે શું કરવું જોઈએ, એ બધું મેડમ અમને સમજાવે છે અને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે। અને અમે તો એવું કહીએ કે મેડમ તમે દર મહિને આવો અમારી પાસે।